हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन जो है SN2TH। देखो SN2TH का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर थ्रू है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। TH मतलब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से ये जाता है। ये बेसिकली देखिए कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आपको पता है दिस सब्स्टिट्यूशन इज बेसिकली टेक्स प्लेस इन एसाइल कंपाउंड्स। एसाइल हैलाइड जो हमारे एस्टर हैं, अमाइड है, एनहाइड्राइड है, उनके जो रिएक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? SN2TH। वहां भी सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ध्यान से देखिए कि ये आपका जो एसाइल ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। और यहाँ पे क्या लगा होता है? लीविंग ग्रुप। ये लीविंग ग्रुप आपका क्या होगा? हैलोजन हो सकता है। हैलोजन होगा तो एसाइल हैलाइड होगा। ये आपका OR हो सकता है, तब ये एस्टर रहा होगा। ये आपका OCOR होगा तो ये एनहाइड्राइड रहा होगा, या ये NH2 हो सकता है। इस केस में क्या होगा? अमाइड होता है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि ये ग्रुप यहाँ से हटता है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। तो ये जो रिएक्शन जाता है ना, ये नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूशन पड़े अपने sp3 sp2 पे, उन सबसे डिफरेंट है। ये SN2TH टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से जाएगा, जिसमें दो चीजों पे हमें बहुत फोकस करना है। पहली चीज लीविंग ग्रुप का नेचर क्या है, ठीक है, और दूसरा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का। इन्हीं दोनों में कंपटीशन है और यही दोनों से पता चलेगा कि दिए गए जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रोडक्ट बना सकता है कि प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे दो चीजों पे फोकस करेंगे। व्हाट शुड बी नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉर दिस सब्स्टिट्यूशन एंड व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिवर्स बैक ऑफ रिएक्टेंट। कि जो हमारा रिएक्शन होगा, सो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होना है वो कैसे हो सकता है कि रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी और नेचर से हमें डिसाइड करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक कॉमन रिएक्शन लेकर उसको डिस्कस करना चाहता हूं, फिर हम डेप्थ में चलेंगे इन सारे रिएक्शंस के। ठीक है, तो देखिए है क्या, आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करने चलेंगे एसिल हैलाइड का, तो दो चीजें ध्यान से देखिए। यहां पे क्या होगा, कोई लिविंग ग्रुप X मान लेते हैं। ठीक है, X क्या है? लिविंग ग्रुप है। हैलोजन पक्का नहीं कि हैलोजन ही होगा ये और उनमें से कोई भी हो सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा भाई, तो ये रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। ठीक है, या वापस भी आ सकता है, वो कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे ये बात आएगी, आप देखिए क्या होने वाला है। यहां पे क्या होगा, देखो O- बनेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल का एक जुड़ा और एक आपका क्या होगा? लिविंग ग्रुप जो X लगाया हुआ है। ये स्टेट आपका बन जाएगा। दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। यही आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसे इस रिएक्शन का नाम क्या है? SN2TH बोलते हो, क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से जाता है। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर होना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। फिर से कार्बन sp2 हो जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट ये प्रोडक्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा? अब देखो कंपटीशन किस पे है, इस केस में और इन दोनों में, क्योंकि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में जब ये रिवर्स आएगा तो प्रोबेबिलिटी है ये भी बाहर चला जाएगा और ये भी बाहर जा सकता है। तो अब हमको यही देखना है कि क्या कंडीशन होगा कि ये बाहर जाएगा, ये नहीं जाएगा। अगर ये बाहर गया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और ये बाहर गया तो फर्दर रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन के लिए देखिए नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, कंपल्सरी चीज है। नेचर ऑफ Lg क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात क्या है, X जो X है, इट शुड बी अ वेरी पुअर बेस। पुअर बेस का मतलब क्या हो गया? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। आपको बेसिसिटी पढ़ा चुका और लिविंग एबिलिटी भी। लिविंग एबिलिटी बेसिसिटी के इनवर्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट शुड बी पुअर बेस। पुअर बेस। दूसरा क्या होना चाहिए?
it should be stabilizes, it should be stabilizes after removal, रिमूवल के बाद इसको क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। तो पता चला निकलने के बाद डिस्टेबलाइज हो गया तो लीव करके बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो आपको अच्छे से पता है सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत ही कम होगा और चांसेस भी सब्स्टिट्यूशन के बहुत ही कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी पॉइंट क्या है, इट शुड बी पुअर न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल खराब होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ तो फिर से अटैक करके वापस आ जाएगा, ये हुआ रहेगा ये फिर अटैक करके वापस आ जाएगा रिएक्शन। तो इट शुड बी ए पुअर न्यूक्लियोफाइल, ये नेचर होना चाहिए लिविंग ग्रुप का, यही है आपका Lg। दूसरा क्या है, इसका नेचर क्या होगा देखते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो देखो भाई न्यूक्लियोफाइल का नेचर आपको क्या होना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जब ये यहां जुड़ जाए तो दोनों में कंपटीशन देखा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं, तुम कमजोर हो तुम जाओ। स्ट्रॉन्ग बेस कभी लीव करके बाहर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस स्टेबल, इट शुड बी लेस स्टेबल। ये जितना कम स्टेबल होगा उतना जल्दी अटैक करने के लिए इसको आग लगी रहेगी, जल्दीबाजी लगी रहेगी कि जल्दी से अटैक करे, स्टेबलाइज हो, अनस्टेबल है जल्दी से अटैक करे। तो इट शुड बी अनस्टेबल। तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए गुड न्यूक्लियोफाइल, इट शुड बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इसको एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना बहुत जरूरी है, अगर खराब न्यूक्लियोफाइल हो तो फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रख लीजिए कि ये जो है अच्छे लीव होने चाहिए और ये खराब लिविंग ग्रुप होने चाहिए, इससे खराब होने चाहिए इनको, इनसे ये आपके स्टेबलाइज होने चाहिए और ये डिस्टेबलाइज होने चाहिए। ये आपके क्या होना चाहिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसा होना चाहिए, बेटर न्यूक्लियोफाइल। अगर ये दोनों ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तब तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अगर कंडीशन में चूक हुई तो फिर से वापस रिएक्शन रिएक्टेंट में आ जाएगा। तो सारा गेम किसका है, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का है। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव के रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, पर सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको बना लीजिए अपने कॉपी पे। अब हम डिफरेंट एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड का रिएक्टिविटी का हम ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, तो उनका ऑर्डर क्या होगा रिएक्टिविटी में, इसको जल्दी से छाप लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आप सबको अच्छे से पता है जिसका लिविंग ग्रुप सबसे बेस्ट होगा वो आपका सबसे जल्दी स्टेबलाइज होगा। तो बेस्ट यही है कि हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप को देखा जाए कि कौन सा ग्रुप है जो लीव करके सबसे पहले बाहर जाता है। तो चलिए एसिड डेरिवेटिव देखो भाई क्या क्या है, एसिड क्लोराइड RCOCl, दूसरा आपको क्या पढ़ना है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी एसिड डेरिवेटिव है। तीसरा अपने पास क्या है एस्टर है। चौथा क्या है एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एक आपका अमाइड है। तो इन सब में हमें क्या पढ़ना है कि इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, किसमें सब्स्टिट्यूशन का रेट फास्टर होगा। तो सबसे पहले देखो इन सब का जरा हम एक चीज देख ले, अगर हम इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो यहां का जो लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, Cl- होगा, है ना। यहां पे चाहे इस पे अटैक, इसको भी R बना लो,
इस पे अटैक करा होगा तो पूरा ग्रुप टूट के बाहर जाएगा जब अटैक यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें कहाँ अटैक करते हैं हम लोग, यहाँ अटैक करते तो ये निकल के बाहर जाता। इसमें यहाँ अटैक करोगे पूरा एसीटेट आयन बाहर जाएगा। तो देखिए इसका जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है वो क्या है, RCOO- बन रहा, ठीक। इस केस की बात करी जाए तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये ग्रुप निकल के जाएगा बाहर। तो यहाँ का जो लीविंग ग्रुप है वो RO-। इस केस में बात करेंगे तो लीविंग ग्रुप क्या होगा, OH-, और इस केस में बात करेंगे तो लीविंग ग्रुप क्या होगा, NH2- होगा। तो देखो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। यहां पे सारा गेम किसका है, लीविंग ग्रुप का है। जितना बेहतर लीविंग ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूशन उतना फास्ट होगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप की एबिलिटी, बाकी सब कुछ कॉमन है, बस लीविंग ग्रुप इसमें अलग अलग है। आप सब में न्यूक्लियोफाइल कॉमन यूज कर सकते हो, ठीक। तो अब आप देखिए सबसे बेहतर लीविंग ग्रुप कौन है, एक क्लोरीन है, यहां पे इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट। और दूसरा इसका साइज बड़ा है तो हाई पोलराइजेबिलिटी भी इसकी है। ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और इसमें देखिए क्या है, ये एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा क्या है, अमाइड आयन है। तो देखो हम पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्लोरीन जो है, क्लोराइड, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। व्हाई, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन क्लोरीन हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेम टाइम इसका ऑक्टेट भी पूरा है और वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डी ऑर्बिटल में डिस्पर्स हो जाएगा, डी ऑर्बिटल में पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा ताकि उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो एक क्लोराइड इज मोर बेटर देन दिस एसीटेट लीविंग ग्रुप। तो आपका क्लोराइड वाला सबसे फास्ट हो गया। इन दोनों में तो इससे स्टेबिलिटीज है, बट इन तीनों में जो कंपेरिजन करोगे ना वो बेसिसिटी से होगा, बेसिसिटी से। देखो R क्या था आपको पता है, R-I करता है। यहाँ पे R कोई एल्किल ग्रुप होगा, तो डायरेक्ट जुड़ा है ना ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचता है। आपने पढ़ा होगा ऑर्डर में कि जो हमारा CH3O था इसका -I ज्यादा है किससे, OH से, है ना। CH3O का OH से -I ज्यादा है। तो एल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन दिस इज पुअर बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है अमाइड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर बेसिसिटी। कॉन्सेप्ट है ना, बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ हो गया, ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो सबसे खराब लीविंग ग्रुप होगा। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो दिस इज अ पुअर बेस देन हाइड्रोक्साइड बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ, सॉरी, मोर -I इफेक्ट ऑफ दिस एल्किल ग्रुप इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। अब यहां समझ लीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन जब कार्बन पे जुड़ता है तब +I करता है, ध्यान रखना। कार्बन जब कार्बन से जुड़ा होता है तभी +I करता है। कार्बन को चाहे नाइट्रोजन पे जोड़ लो, कार्बन को ऑक्सीजन पे जोड़ लो, उन सब केस में एक चीज अच्छे से गौर कर लेना, वहां पे कार्बन का -I काम करता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। इसीलिए Nr3+ का -I ज्यादा है, NH3+ है, क्योंकि R जो है ना वो मोर इलेक्ट्रॉन, वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जब आप कार्बन को एक बार नाइट्रोजन पे जोड़िए या ऑक्सीजन पे और एक बार हाइड्रोजन को जोड़िए तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और कार्बन भी। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। इसीलिए आपका क्या हो गया, ये पुअर बेस है देन दिस। तो ओवरऑल ऑर्डर देखो, इन दोनों में पहले डिसाइडेड था। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपका ओवरऑल क्या चला आया, हैलाइड, एल्हाइड्राइड, एस्टर, एसिड और
अमाइड। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर है वो ऐसा है, कल आइए ना, कल आई ए। अब पूछोगे कल आइए का मतलब क्या सर? कल का मतलब सी है, ठीक है। आइए का मतलब एसिड एनहाइड्राइड, ए का मतलब एस्टर, ठीक है। और यहां फिर क्या हो गया? ए, कल आई ए, ठीक है। क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड, देन अमाइड। ये आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन का रेट जो फॉलो होगा आपका एकदम इसी ऑर्डर में फॉलो होगा। सबसे लास्ट में कौन जाएगा? आपका अमाइड जाएगा। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन करेंगे कैसे कैसे हो रहा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिड क्लोराइड। हेडिंग डालिए, सब्स्टिट्यूशन इन एसिड, डेरिवेटिव एक साथ ही कंपेयर करते ना, एसिड डेरिवेटिव, हेडिंग डाल लो। इसमें से देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन से अमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड आप कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो वही बनाने के मेथड है। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। तो आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लो। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में करना क्या है भाई? इन तीनों में से किसी रेजेंट को डाल दो, चाहे PCl5 डाल दो, चाहे PCl3 डाल दो, चाहे SOCl2 डाल दो। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एसिड क्लोराइड मिलेगा। RCOCl, यहाँ भी RCOCl, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? RCOCl। बस साइड प्रोडक्ट अलग होते हैं। यहाँ पे POCl3 प्लस HCl भी मिलेगा, यहाँ पे आपको H3PO3 मिलता है, यहाँ पे आपको SO2 प्लस HCl मिलेगा, ठीक है। ये सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे आसानी से हो जाता है। ये बनाने का मेथड हो गया आपको, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। दूसरा बनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ये छोटा छोटा टॉपिक है बट इसको पढ़ के रखना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे? देखो सबसे पहले क्या होता है कि 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर दो? हीट कर दो या डिहाइड्रेट कर दो, तो कंडेंस हो जाता है और एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जरा कैसे, जैसे मान लो RCOOH है और 1 मोल और ले लो RCOOH, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट कर सकते हो। चाहे तुम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो P2O5, या तो कोई और एजेंट ले सकते हो पॉलीफास्फोरिक एसिड, पॉलीफास्फोरिक एसिड। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या करेंगे? यहाँ से वाटर को निकाल देंगे और जैसे ही वाटर निकलेगा भाई ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिल गया है? एनहाइड्राइड मिल चुका है, RCOCOR। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक लोग मेथिल एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड का तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड लेते उस पर डिपेंड करेगा। अब जैसे सपोज करिए थैलिक एनहाइड्राइड का नाम सुना होगा ना, तो थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? ये है आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में हमें क्या करना है?
इसको डिहाइड्रेट करना है तो P2O5 इसमें डाल दो, चाहे P2O5 ना तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से भी काम हो जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एक बात ध्यान रहे कि जो एनहाइड्राइड बनते हैं ना, ये 5 और 6 मेंबर ही स्टेबल हैं, इससे ज़्यादा बड़े जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। और दूसरी बात, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एनहाइड्राइड कभी फॉर्मेशन नहीं होगा। सिर्फ सिस कॉन्फ़िगरेशन में ही दोनों एनहाइड्राइड को सेम प्लेन पे होना चाहिए, तभी वो आपस में डिहाइड्रेट करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैलिक एसिड में एनहाइड्राइड बन जाता है बट फ्यूमेरिक एसिड में एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। मैं एग्जाम्पल के साथ करता हूँ, इसको पहले बना लो। मैं दोनों पॉइंट को नोट कर देना चाहता हूं। सबसे पहला क्या है, देखो 5 and 6 membered anhydride anhydrides are stable. इससे ज्यादा बड़ा होगा तो अनस्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसको फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होता है, और जितना छोटा हो जाएगा, छोटा भी 4 मेंबर 3 मेंबर भी हाईली अनस्टेबल, 5 and 6 मेंबर्स आर मोर स्टेबल। तो आपको जब भी एनहाइड्राइड बनाना होगा, ध्यान दीजिए, ये कौन सा एसिड है, कोई बता सकता है क्या? ये कौन सा एसिड? दिस इज सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन का होता है तो सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। कोई बता दो भाई, ये कितने कार्बन? 3 कार्बन है बीच में। रुक जाओ, पहले एक एक करके बनाते हैं, एक एक करके। सबसे पहले दिस, ये कौन सा एसिड है? देखिए 2 से अगर एक होता तो मेलोनिक एसिड बोलते हैं, 2 हो गया तो सक्सिनिक एसिड बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड। अब इसको अगर आप हीट कर दोगे तो पानी निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा? ये एनहाइड्राइड मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बट ये ध्यान रहे कि अगर ये दोनों सिस पे थे तभी एनहाइड्राइड बना पाएंगे, चाहे दोनों एबव द प्लेन हो चाहे दोनों बिलो द प्लेन हो। अब यहां पे एनहाइड्राइड पॉसिबल है, ठीक है, ये दोनों कहां होंगे? ऑन द सेम प्लेन। बट अगर ये ट्रांस हो गए, ठीक है, यहां नोट भी कर लो, ओनली 1,2 सिस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर इसी केस में हम इसको ट्रांस कर देते, एक को बिलो द प्लेन और एक को एबव द प्लेन, तो यहाँ पे एनहाइड्राइड नहीं बनता हीट करने के बाद भी, क्योंकि जो ट्रांस है अपोजिट प्लेन पे है तो कभी कंडेंस नहीं होते। आपने पढ़ा होगा, इसी को अगर हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं तो ये क्या होता है? इसको ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड था, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इसे अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते तो इसको क्या बोलते थे? मैलेइक एसिड। सिस होता है तो मैलेइक एसिड, ये सिस फॉर्म में है, तो हमें जो मिला ये, इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड लगाने के बाद, ना दिस इज नॉट कॉल्ड सक्सिनिक, दिस इज कॉल्ड मैलेइक एनहाइड्राइड, दिस इज मैलेइक एनहाइड्राइड। बट बच्चा आपको अच्छे से पता होगा कि इसका एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। अब आप इसको देख लीजिए, फ्यूमेरिक एसिड को हीट कर लो, ये भी 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक है बट ट्रांस है, तो ट्रांस होने की वजह से इसमें एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। इसको भी बना लिए पूरा। अब पढ़ेंगे अमाइड फॉर्मेशन, ठीक।
अमाइड फॉर्मेशन, हेडिंग डाल लीजिए अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे अमाइड का फॉर्मेशन होगा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, हाउ अमाइड विल बी फॉर्म्ड। तो देखो अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो अमाइड कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ध्यान से देखते जाइएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड पे अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, ठीक है अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो पहले भाई देखो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, ये एसिड है और अमोनिया अपना बेस है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन से पहले आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिलता है फर्स्ट टाइम। अब इसको जब हम स्ट्रांगली हीट कर देंगे, बहुत ही स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो इस कन्वर्ट हो जाएगा RCONH2 प्लस वाटर में, ठीक है यहाँ से H2 निकल जाता है बाहर और अमाइड जाके जुड़ जाएगा। SN2TH से ये भी मैकेनिज्म होता है। तो अमाइड बनेगा कब, अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद। तो आपको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, दिस इज अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे ये अमोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट कर देंगे हम एसिड में, डायरेक्ट नहीं होगा, पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा तभी अमाइड बनेगा, क्योंकि पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेंजोइक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। इस पे क्या कर ले, इसको हम अमोनिया के साथ ट्रीट कर दे। तो अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम बेंजोएट, पहले ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड अमोनियम बेंजोएट, ठीक है। अब अमोनियम बेंजोएट को क्या कर लो, स्ट्रांगली हीट कर लो। तो स्ट्रांगली जब हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड प्लस वाटर बाहर जाएगा, दिस इज बेंजामाइड। अब बेंजामाइड बना लिया तो आपको अच्छा से याद है ना, इसको हम किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइमरी अमाइड है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दो तो एनालिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बीच में स्टेप देने के बाद यहाँ ये ना दे और आपको उसमें क्या करा ले, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा ले, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि वो बनता कैसे है, ठीक है। इसको छापो। अब बनेंगे प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड। थैलीमाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में, ग्रेजुएशन के लेवल में प्रैक्टिकल्स में होते हैं ये, और थैलीमाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा एक रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, याद है, वो हम थैलीमाइड बनाएंगे यहाँ से, वहाँ उसका एप्लीकेशन करे थे। इसको छाप लो, हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ इमाइड, थैलीमाइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड। प्रिपरेशन ऑफ थैलीमाइड। प्रिपरेशन ऑफ पथैलीमाइड लिखा जाता है भाई, बट होता थैलीमाइड ही है। थैलामाइड पहले बनता है फिर थैलीमाइड बनता है, दोनों में अंतर है। थैलामाइड फ्री अमाइड और थैलीमाइड कंडेंस अमाइड, ठीक है। साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड थैलीमाइड और ओपन चेन अमाइड इज कॉल्ड थैलामाइड। तो देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग थैलिक एसिड से, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। कभी कभार तुमसे ये भी पूछ सकता थैलिक एसिड कैसे बनेगा। तो देखो थैलिक एसिड बनने के लिए क्या जरूरी चीज है बता देते हैं आपको। यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा, दोनों एल्किल होने चाहिए और इस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब इसको कह सकते हो दिस मस्ट बी CH। अब इसके बाद CH के बाद इधर कुछ ग्रुप भी लग सकता है, रिंग भी लग सकता है। या साइक्लिक रिंग भी होगा तब भी कट के साइकिल ये बनेगा, और अगर ये एल्किल ग्रुप होगा तब भी कट के ये यही बनेगा। तो यहाँ से आप KMnO4 जब इसमें डालते हो तब बनता है, KMnO4 डालोगे तो थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। थैलिक एसिड पे पहले क्या करना है, इसको 2 मोल अमोनिया पिला दो,
ठीक है। जब 2 मोल अमोनिया पिलाओगे तो मीठा खट्टा, ये क्या कड़वा है, ये खट्टा है, आपस में क्या बना लेंगे, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, अमोनियम थैलेट। दिस इज कॉल्ड अमोनियम थैलेट। एक अमोनिया वहां पे जुड़ गया और एक अमोनिया यहां पे जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट, ठीक है। अब अमोनियम थैलेट को क्या कर लो, हीट कर लो, तो बन जाएगा थैलामाइड। थैलामाइड बनेगा, थैलीमाइड अभी भी नहीं बना है, थैलीमाइड तो इसके बाद बनता है। दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। थैला और थैली में अंतर है, थैला इज वेरी बिग थैला एंड थैली इज छोटी थैली, अभी देखना थैली बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड थैलामाइड। पथैलामाइड हम लोग पढ़ते हैं इसको, पथैलामाइड। अब इस पथैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो 1 मोल अमोनिया यहां से उड़ जाता है, NH2 यहां से और एक H यहां से लेके बाहर जाएगा और वो कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद जो साइक्लिक अमाइड बना, यही था अपना थैलीमाइड। दिस इज थैलीमाइड, यही बनाना था हमको, थैलीमाइड। अब देखो इमाइड हो गया ये, और वो ऊपर वाला क्या था, अमाइड था। तो थैलीमाइड और थैलामाइड अलग अलग चीजें हैं। दिस इज साइक्लिक अमाइड एंड दिस इज ओपेन अमाइड। इसके इंपॉर्टेंस देखिए। एक चीज और आप बता दें आपको, प्रैक्टिकल में जब कराया जाएगा ना आपको, तो ऐसे डायरेक्ट करेंगे, इसमें यूरिया डाल देते हैं, यूरिया डालते हैं, ठीक है। यूरिया पहले डाला जाता है, यूरिया से थैलीमाइड बनता है, उसके बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। देख लेना, वो यूरिया क्या होता है, NH2 सोर्स होता है, वो अमोनिया का सोर्स होता है। यूरिया के साथ हीट करो। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, यूरिया NH2CO NH2। तो ये आपका जब हीट करते हो तो अमोनिया सोर्स बनता है, यहाँ से अमोनिया जाकर फिर यहाँ जुड़ता है। डायरेक्ट अमोनिया डालो चाहे तुम यूरिया डाल दो तब भी, और पूरा प्रोसेस ऐसा ही होके आएगा हीट करने के बाद। तो ये जस्ट यूरिया इज द सोर्स ऑफ अमोनिया विच प्रोवाइड अमोनिया विच फॉर्म अमोनियम थैलेट, थैलामाइड एंड देन थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड से कैसे कैसे काम करते हैं ये बताने वाला हूँ मैं। इस थैलीमाइड में अगर आपने हॉफमैन डिग्रेडेशन करा दिया ना, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन से क्या बना देता है थैलीमाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बना देगा आपको अल्फा अमीनो बेंजोइक एसिड बना देगा। बना के दिखाता हूं, इसको छापो। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ थैलीमाइड। थैलीमाइड के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ थैलीमाइड। अब बनाए हो कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, कि ऐसे मन के आज मेरे को सपना आया कि मैं थैलीमाइड बनाऊंगा तो बना दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। ये है थैलीमाइड। इससे कई लोगों ने कई सारी चीजें बनाई हैं। अगर इस पे ब्रोमीन KOH डाल दिया है, ठीक है, या तो सम टाइम इसको KOBr कहते हैं, ठीक है, वो दोनों रिएक्शन करके यही बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जब ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगा बच्चों, तो बच्चों राम ये बन जाएगा आपका NH2 और ये हो जाएगा COOH। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से पूछोगे नहीं कैसे आया, पूछो मैकेनिज्म। अच्छा खुद से ट्राई करो, मैं तो बता दूंगा बट अभी खुद से ट्राई करो। मैं सब बताने के बाद तब आता हूँ, तब बताऊँ कैसे हुआ। तब तक अपने दिमाग का दही करते रहो। दिमाग का दही करोगे और करा दे, ठीक है। जब दिमाग का दही करना ही है तो लो थोड़ा सा और दिमाग का दही कर लेते हैं। लो, और अगर दही अच्छा ना बना हो तो और अच्छा दही बना लो, ठीक है। दही मट्ठा, अब यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, उल्टी कर दो वहाँ पे, ठीक। छी नहीं सॉरी, यहाँ पे इसका रिएक्शन करा, X बना, X पे अमोनिया जोड़ के बता फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तब तक बना, मैं बाकी रिएक्शन करता हूँ। अब देखो थैलीमाइड में एक और रिएक्शन कर सकते हैं, आपको याद है क्या, ClCH2COOET। ये एक मेथड है
अमीनो एसिड बनाने का। ये क्या करता है, जब इसमें बेस डालोगे यहाँ पे KOH, तो KOH इस H को निकाल कर एनायन बनाएगा और इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से अमीनो एसिड बनाने का, अभी मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, स्ट्रिकर नहीं है ये, याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा, नेचुरल प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा आपको, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। ये बना OET, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये SN2 सब्स्टिट्यूशन होता है, दिस इज SN2, गैब्रियल थैलेमाइड टाइप का है, गैब्रियल थैलेमाइड है, भूल गया था, देखो गैब्रियल थैलेमाइड मेथड है बनाने का अमीनो एसिड। अब इसको क्या कर लो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब करोगे बच्चा तो देखो यहां से टूट जाएगा NH2, इधर OH, तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे NH2 CH2 COO माइनस, क्योंकि एस्टर है तो ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। फिर इसमें क्या कर देंगे, H+ देकर हाइड्रोलाइज को वर्कअप कर लो, वर्कअप करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्लाइसिन। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। ठीक, अब इससे भी प्राइमरी अमीन बना सकते हो। कैसे प्राइमरी अमीन बनेगा देखो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ये है, इसमें क्या करना, पहले RX पर रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ये SN2 फॉलो करेगा, फुल्ली SN2 होता है, मैं SN2 का मैकेनिज्म में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या जनरेट होगा, यहाँ पहले जनरेट होगा COCONR। ठीक, अब इसको क्या कर लो, एल्कलाइन KOH में या NaOH में, एक्वस रहना चाहिए, एल्कलाइन तो हो ही जाएगा, एक्वस NaOH या KOH में हाइड्रोलाइज कर लो तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमीन एंड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ, क्योंकि बेसिक है तो सॉल्ट मिलेगा, थाइलिक एसिड। ये आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये कैसे मिला आपको पता चला? नहीं पता चला। देखो पहले KOH H को निकाल के यहाँ पे इस केस में पहले वो क्या बनाएगा, पहले ये बना देगा NBr। ठीक है, NBr। अब NBr पे क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन, और अल्फा एलिमिनेशन होने के बाद आपको अच्छे से याद है क्या बनता था, आफ्टर अल्फा एलिमिनेशन सबसे पहले नाइट्रीन बनेगा, और नाइट्रीन रीअरेंज होकर किस में जाएंगे, आइसोसाइनेट में जाते हैं। तो यहां से सबसे पहले कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा आपका N, देखो जैसे ये बनेगा इस पे ये बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, Br जाएगा तो इस पे नाइट्रोजन पाएगा लोन पेयर, नाइट्रोजन पाया लोन पेयर, और यहाँ का जो हमारा O था, गड़बड़ कर दिया, एक सेकेंड, फिर से इसका मैकेनिज्म मैं पूरा ही बता देता हूँ, कंफ्यूजन न रह जाए किसी को। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये बनेगा NBr। ठीक है, फिर इसमें KOH लिया है तो OH माइनस इस पे अटैक करके इसको इस पे जाएगा और Br निकल के बाहर जाएगा। तो Br निकल के जब बाहर जाएगा बच्चा तो हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CON पे लोन पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, है ना। अब इसके बाद एक किसमें कन्वर्ट होगा, आइसोसाइनेट में। दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, ये इधर, ये पूरा का पूरा रिंग इधर से मूव करके नाइट्रोजन पे आ जाएगा, तो आपको ये मिलेगा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर COOH। दिस इज रीअरेंजमेंट, ये पूरा बॉन्ड यहाँ से मूव करके इस नाइट्रोजन पे आ जाता है। जैसे मान लो ऐसे होता है ना नाइट्रीन, सिंपल समझ लो एक चीज, CON, तो ये इधर आता है तो ये पूरा R इधर से मूव करके नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो वैसे ही जब ये मूव कर रहा था तो पूरा ये रिंग यहाँ से पलट के यहाँ चला आया, ये बन गया, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको मिलता है ये
ठीक है। इस आइसोसाइनेट का क्या करना है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, KOH डाल दोगे तो एक्वस रहना चाहिए, मस्ट भी, तो आपको ये मिलेगा। HNO2 का क्या काम था, इसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदलेगा और ये यहाँ से टूट के इधर, ये बॉन्ड इधर, NH2 बाहर, X आपको बेंजाइन मिलता है। बेंजाइन जाके पढ़िए, उसमें बनाया गया है मेथड। फिर इस पर सिंपली अमोनिया जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाता है। तो ये आपका है पूरा एनहाइड्राइड सिंथेसिस का मेथड, ठीक है। तो हमने एसिड क्लोराइड बना लिया, एनहाइड्राइड बना लिया और अमाइड बना लिया। अमाइड में थैलीमाइड, थैलीमाइड ने अपने थैले में बहुत सारा कुछ रखा था, देखो सब निकाल दिया हमने। तो थैलीमाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके लिए आप पूरा तैयार रहेंगे। SN2TH में यही बेसिकली यही रिएक्शन थे जिसको आपको हमें डिटेल में बताना था, ठीक। एक बार और रिएक्शन पूछा जा सकता है तुमसे कि अगर कहीं पे, इसको याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, अमाइड दिया है, ठीक है, अमाइड, और इसमें आपने P2O5 चाहे P2S5 चाहे पॉली PPA जिसको बोलते हैं पॉलीफास्फोरिक एसिड डाला, तो ये डिहाइड्रेट होकर साइनाइड में बदल जाएगा। यहाँ से O और यहाँ से H2, ये पूरा इस पे जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है और साइनाइड बन जाएगा। तो अगर कहीं पे अमाइड का डिहाइड्रेशन कर P2O5 या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से, तो आपको अमाइड बिकम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना, छोटा सा बात है, कभी कभी पूछ लेगा तो दिमाग का दही हो जाता है, इसलिए पता रखना जरूरी है। तो ये था पूरा SN2TH के बारे में। ये सब्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट खत्म हो गया SN2 वाले का, ठीक है। अब बचा एक SN1 इन एरोमेटिक सिस्टम। तो हेडिंग डालो SN1 इन एरोमेटिक सिस्टम। एकदम छोटा सा है, उसको भी सोच रहे हैं खत्म कर दे। SN1AR, क्या पढ़ना हमको, अब SN2 नहीं, अब SN1 पढ़ना है इन एरोमेटिक सिस्टम, SN1AR। तो देखो कौन देता है, डाइजोनियम सॉल्ट का है ये रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट। जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो बेसिकली आपके SN1AR से जाते हैं, क्योंकि उनमें जो बनता है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड लिविंग, N2+ इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और तुरंत ही निकल के बाहर जाते हैं और इस पे क्या बना देंगे, फेनिल कैटायन, और एक किससे जाते हैं, SN1 से। तो जहां भी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होगा, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, या और स्पेसिफाई कर लो, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है दे गिव SN1 मैकेनिज्म। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मैकेनिज्म, जैसे सेंडमेयर रिएक्शन। अब डाइजोनियम सॉल्ट पहले बनाते हैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, एनिलीन से। प्राइमरी अमीन पे जब आप रिएक्शन कराते हो किसका, NaNO2+ HCl एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलते हैं। वी आर ऑब्टेनिंग डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये डाइजोनियम सॉल्ट आपका बनता है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, सेंडमेयर हो गया, हाइड्राइड का हो गया, फिनॉल का हो गया, वो सारे सब्स्टिट्यूशन जो आपको बता रहे हैं वो सब किससे जाते हैं, SN1 से, एरोमेटिक SN1 से। तो डाइजोनियम सॉल्ट के जो भी सब्स्टिट्यूशन है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। इस बात को अपने दिमाग में छाप लो एकदम डिट्टो। देखो कैसे, आपने पढ़ा होगा, ये सारा कन्वर्जन पढ़ा होगा ना। सेंडमेयर भाई साहब ने 3 रिएक्शन कराए थे, क्या क्या, CuCl इन HCl, CuBr इन HBr और CuCN इन KCl। तो उनको 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिले थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन, ठीक। इसके अलावा आप इस पे फिनॉल का सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, वार्म वाटर डाल दो, तो वार्म वाटर डालते हो तो क्या बनता है, फिनॉल।
हाइड्राइड का सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो किससे, C2H5OH डाल दो, चाहे आप इसमें H3PO2 डाल दो, आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल बेंजीन हाइड्राइड से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसके अलावा इसमें और भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे आप जिसको करा सकते थे। क्या क्या था बाकी सब्स्टिट्यूशन भाई, एक गटरमैन था जिसने सिर्फ कॉपर और HCl यूज किया था तो उनको X मिला था। ये HCl या HBr हो सकता है, HCl होगा तो क्लोराइड और Br लोगे तो ब्रोमाइड बनता था। ठीक है, तो वेरियस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है सेंडमेयर के सारे, तो ये सब आपका SN1 से जाते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक SN1 थ्रू एरोमेटिक सिस्टम के। तो ये आपका SN1 AR हो गया, SN2 AR हो गया, SN2 TH हो गया, तो ये आपका यहाँ पे क्लोज होता है। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सब्स्टिट्यूशन में एक और बचा साइक्लिक ईथर्स पे, वो मैं करा देता हूँ। ठीक, इसको पूरा छाप लीजिए।